हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करेंगे कुछ सैम्पल पेपर जो कि क्लास 10th के हैं, जो बोर्ड ने इस बार रिलीज़ किया है 2023 और 24 का। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है वो कैसे है और उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, बट देखिए क्या होता है कि क्वेश्चंस जब हम घर पे करते हैं तब और जब पेपर में करते हैं तब दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब हम क्वेश्चन घर पे करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो बहुत ही रिलैक्स होकर करते हैं। तो किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा भी टाइम दे देते हैं, तो किसी क्वेश्चन पे कम भी टाइम देते हैं। सब कुछ ओके ओके है, बट जब पेपर में कर रहे होते हैं तो एक टारगेट फिक्स करके करना होता है कि हमें इतना टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आज हम कुछ इसी ट्रिक को सीखेंगे, कैसे जो है सो कम टाइम में जल्दी से जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानता हूँ आप लोग नाराज़ होंगे क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बट समझ लीजिए कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अभी भी वो इश्यूज़ ठीक नहीं हुए, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, बट आगे चलिए कंटिन्यूस रहेगा। तो समझते हैं, यहाँ पे बेसिक है ये। जिन बच्चों ने बेसिक लिया है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, जो स्टैंडर्ड से लेना चाहते हैं वो भी उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से रीड करना चाहिए कि आपको ना कम टाइम में एमसीक्यू बन जाए, यानी हर एक एमसीक्यू पे मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। उससे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो समझ लीजिए प्रैक्टिस की कमी है। देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई इज़ द प्राइम नंबर। इट मीन्स कि जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे यहाँ पे आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ है। अगर आपको एलसीएम पूछता है तो जो कॉमन फैक्टर है उसके हाईएस्ट पावर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, x का 3 y का 3। बट जब आपको एचसीएफ पूछता है तो आपको क्या करना है कि लोएस्ट पावर लेना है। जैसे x का लोएस्ट पावर दोनों में क्या है 1 और y का लोएस्ट पावर है 2। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ हो जाएगा x का 1 y का पावर 2, दैट इज XY²। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है, तो 10, और साथ ही दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका क्या है 10 है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। तो 10 और 4 का एलसीएम लेना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 20। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि इफ़ x इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट्स। देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि x की जो भी वैल्यू गिवन होता है उसको आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो x के जगह पे जब हम इसमें पुट करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 यानी 6k माइनस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 6 दैट इज़ 3। 3 माइनस 6k इक्वल टू 0 है, तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो k इक्वल टू हो गया आपका 1/2, बी ऑप्शन। तो जब भी आपको एक जीरो गिवन हो या एक रूट से गिवन हो तो उसको पुट कर दीजिए, फिर उसमें जो भी वेरिएबल होंगे वो फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। देखिए ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस का इक्वेशन है, और जब y इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि वो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगा। कहाँ से, तो y के -7 से पास करता हुआ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू -7। तो एक तो x एक्सिस खुद हो गया और दूसरा x एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से, देखिए कि जैसे कि ये आपका ग्राफ है, तो एक तो ये जो x एक्सिस है उसी का नाम है y इक्वल टू 0, ठीक है। और एक जो दूसरा है y इक्वल टू -7 वो कहाँ से पास करेगा, तो कहीं पे
y की वैल्यू -7 होगी, तो वहाँ से x एक्सेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन होगा y = -7। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है। फिफ्थ में है वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब जैसे ही इक्वल रूट्स देता है तो आप समझ गए होंगे कि आपका कंडीशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो b के जगह पे आपका क्या है, k, दैट इज -k² -4ac यानी 4 × 2 × k, क्या आ गया। अब यहाँ पे आपका k² तो k² ही रहेगा, बट ये हो जाएगा -8k। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो क्या करते हैं कि 8k को उधर भेज देते हैं, तो उनको k² = 8k हो जाता है, जिसमें k से k को काट के k = 8 लिख देते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को कॉमन लेंगे, k कॉमन लेंगे तो k -8 होगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक k और एक k -8। तो k जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। एक बार इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो यानी k के दो वैल्यू हो सकते हैं, एक 0 और एक 8। लेकिन जब आप इस मेथड से करोगे तो इसमें एक ही वैल्यू मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन में गलत कर सकता है। तो देखिए, जैसे कि ऑप्शन में दिया भी है कि 8 ओनली, 0 8 4 0 ओनली। आपने जब इस मेथड से किया तो आपको 2 0 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 0 मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई बच्चा इस मेथड से करेगा तो उसको यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देगा, बट होना चाहिए ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 2 0 मिल रहे हैं, एक 0 और एक 8। नेक्स्ट यहाँ पे 6 में है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट वेयर व्हेन देन k = देखिए, कभी भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछता है तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, और जब y एक्सिस से पूछता है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है, x कोऑर्डिनेट से। इट मीन्स किसका, x एक्सिस से पूछ रहा है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कैसे, तो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 3 5, तो इसका मतलब ये x कहाँ है, 3 पे, और y कहाँ है, 5 पे। तो देखिए, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। इस इट मीन्स कि जो y कोऑर्डिनेट है वही ये इसका डिस्टेंस यहाँ से ये x एक्सिस से इसका डिस्टेंस होता है। तो x एक्सिस से जब डिस्टेंस देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x एक्सिस होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। समझ गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर कह रहा है कि इफ़ इन ए ट्राइंगल ABC एंड PQR AB/QR, तो जब भी ऐसा कुछ देता है तो आप क्या करिए, उसका फिगराइज करिए। फिगर बना लीजिए। अब फिगर बनाने के बाद फिर आप क्या करिए, उसको चेक कीजिए कि वो कौन सा पार्ट किसके करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तभी जाके आपको ये समझ आएगा। जैसे ABC और PQR है, तो AB जो है वो किसके है करस्पॉन्डेंस, QR के। ठीक है, BC जो है वो किसके करस्पॉन्डेंस है, PR के, एंड CA जो है वो किसके करस्पॉन्डेंस है, PQ के। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ABC है और एक PQR है, तो आप सीरियली वाइज नंबर मत नेमिंग मत करिए कि ABC PQR, इसके अकॉर्डिंग ही नेमिंग करना है। AB अगर हम ABC इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे ABC में AB जो है वो QR के है। अब Q ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि CA, तो C को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, P, तो यानी कि C को रिप्रेजेंट कर रहा है P, Q रिप्रेजेंट कर रहा है A को, और R रिप्रेजेंट कर रहा है B को। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारा जो सिमिलैरिटी होगा वो कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। जैसे देखिए PQR मतलब हो गया CAB, यही हो जाएगा। बाकी आपका नहीं हो पाएगा, चेक करके आप देख सकते हैं। जैसे PQR
ABC नहीं होगा, क्योंकि P C का करस्पॉन्डेंस है, Q R A का, और R जो है वो B का। क्लियर है? सॉरी। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है समझते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिमिलैरिटी नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपने कभी ए से भी किया है, SAS भी यूज किया है, साथ ही साथ ए भी यूज किया है, और RHS भी, लेकिन आपने कभी बुक में RHS यूज नहीं किया। देखिए RHS जो है वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाता है, लेकिन कब, जब हम उसे कॉन्ग्रुएंस के पर्पस से देखें तब। अदरवाइज RHS जो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी नहीं होता। हाँ, इसको हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, कहते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंस है तो वो सिमिलर तो होगा ही, तो इसीलिए उस पर्पस से अगर हम देखें तो ये सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि RHS को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि ये हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। अगला दिया हुआ है कि इन फिगर इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल। जैसा कि देख रहे हैं ये NCERT का क्वेश्चन है आपके सर्कल चैप्टर में, कि यहाँ पे TP और TQ क्या है, दो टेंजेंट दिए हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 110 है, तो आपको फाइंड करना है ये एंगल। तो देखिए ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90, ये भी 90, और ये हो गया 180, और टोटल सम 360 होता है। तो इट मीन्स कि इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, जिसमें से एक आपको पता है 110, तो दूसरा क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली NCERT से पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है cos A की वैल्यू 4/5 है, देन 10A ईच। तो आप जानते हैं cos A मतलब होता है B/H। तो B यानी बेस है आपका 4, H है आपका 5, तो आप P निकाल लेंगे जो कि आपका 3 आएगा। उसके बाद 10 की वैल्यू निकालना है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5, P/H होता है, P/H। 10 की वैल्यू क्या होता है, मैं साइन निकाल रहा हूँ, 10 की वैल्यू होता है P/B। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा P/B। तो क्योंकि हमें 10A है, एंगल बस सेम रहना चाहिए तो अभी जाके ये वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर एंगल आपका अलग अलग दे दिया, यहाँ पे A यहाँ B, तो फिर वहाँ पे अलग ही कंडीशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का P/B, दैट इज़ 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो देखिए अगर मान लीजिए ये हाइट है और ये उसका लेंथ है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल इसको बोलते हैं ये। तो ये जो है हाइट ऑफ टावर, ये दोनों इक्वल है। तो मान लीजिए अगर ये A है तो ये भी A है, तो यहाँ पे अगर हम एलिवेशन एंगल को थीटा मान लें तो हमें वैल्यू फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A/A, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 1 आएगा। तो tan थीटा अगर 1 आया तो थीटा कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ याद करने होते हैं ट्रिगो में। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 1 - cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है। ये डायरेक्टली आपका क्या है आइडेंटिटी है, जिसमें आप sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो 1 - cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। मान लीजिए कि सर्कल का जो रेडियस है R, और साइड जो है स्क्वायर का वो भी है R, देन देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। तो इसका पेरीमीटर हो गया 2πr, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4r। तो r से r कैंसल, 2 से 4 कैंसल, दैट इज़ π/2।
तो ये हमारा हो जाएगा सी π/2। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड करना है, तो क्या करिए कि एरिया को ना इक्वेट कर दीजिए 154 से। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। अब πr² जो है आपको दिया हुआ है 154, तो यहाँ पुट कर दीजिए 22/7 r² इक्वल टू 154। तो r² इक्वल टू क्या होगा 154 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 डिवाइड 22 से इसे कट करेंगे 7 जा, तो r² इक्वल टू 49 हो गया। तो r कितना होगा आपका 7। तो इस तरीके से जो है सो रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं। r हो गया हमारा 7। 15 में है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, जब कोई डाइस एक बार थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6। कौन कौन 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, तो 4 से छोटा इवन नंबर कितने हैं, सिर्फ एक ही है। कौन 2 के बाद सीधे 4 है, उसके बाद 6 है। तो 4 से लेस देन चाहिए, लेस देन 4, तो 4 से छोटा इवन नंबर कितने हैं 1, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो उसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, वही आपको पूछ रहा है। तो लोअर लिमिट है 15 और ये अपर लिमिट पूछता तो 20। ठीक है, तो द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 15। A rectangular sheet of paper 40 cm into 22 cm is rolled। जब भी इस तरीके से रोल्ड की बात करता है, यानी कि एक होता है रोल्ड, एक होता है रोटेट। तो रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। अगर हाइट 40 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई रेक्टेंगुलर सीट है, जैसे ये है, इसको हम ऐसे करके रोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो रोल्ड कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम लेंथ के अलोंग रोल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया ब्रेथ जो होगा इसका, वो क्या होगा इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस तो हमें पूछ रहा है द रेडियस, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हाइट हमारा 40 हो गया तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 22। तो यानी 2πr की वैल्यू हमें 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, r फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r इक्वल टू 22। तो r इक्वल टू हो गया 22 × 7 डिवाइड बाई 2 × 22। ये इससे कट गया तो 7/2 आपका रेडियस आ गया, यानी 3.5। 18 में है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। शायद आप समझ गए होंगे कि इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। खैर कोई नहीं, आगे देखिए 18 नंबर में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द मीडियन क्लास इज़, मीडियन क्लास क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, तो 12 का तो 12 ही रहेगा, इसमें ये ऐड होगा 22 में 15 ऐड करेंगे तो 37, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45, और ये हो जाएगा कितना 56। अब ये है n की वैल्यू, यानी 56 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 28। अब 28 चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है, यानी कि 37 में है। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया 12 to 18। ठीक है, तो जब भी आपको मीडियन क्लास पूछेगा तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के जो भी उसका टोटल वैल्यू आएगा यानी 56, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो यानी 28। तो ये जो वैल्यू आएगा जहाँ पे भी, जैसे ये 22 से बड़ा है, इट मीन्स कि ये 37 में आएगा, तो इसमें हमें ये जो क्लास होगा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, 19
क्या कह रहा है, द असर्शन द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखिए कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करता है इट मीन्स कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सही तो है ये। दूसरा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, रीजन भी सही है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 20 में आपको क्या दिया हुआ है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 150। HCF आपको 5 दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 150, तो द LCM इज़ 40। तो देखिए प्रोडक्ट जो नंबर है वो 150 है, तो आप जानते हैं LCM इंटू HCF कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो LCM आपका है 40, HCF दिया हुआ है 5, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, नहीं होगा, तो इस मीन्स कि ए ही जब गलत हो गया तो आपका ऑप्शन सीधे क्या हो जाएगा, डी। समझ गए। तो आज जो है हम सीधे MCQ किए क्यों, ताकि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन नेक्स्ट हम सेक्शन बी करेंगे, सेक्शन सी करेंगे। तो प्रॉब्लम ये था इतने दिनों से नहीं आने का, क्योंकि आवाज़ मेरा ख़राब था, कोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से बार बार कफ होते थे और प्रॉब्लम आती थी बोलने में। खैर वो आपको थोड़ा बहुत फील हो गया होगा। तो चलिए, तो ये हमारा बेसिक था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेसिक में कुछ भी हार्ड नहीं है और आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमें इतना टाइम लगा है तो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हमें टाइम लगा है, अदरवाइज़ ये पेपर जो है 10 मिनट का भी नहीं था। तो कोशिश करिएगा तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, बुक से ढूंढना है, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मिलेगा आपको एग्जाम्पलर में। अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, गूगल से जाइए, NCERT एग्जाम्पलर PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, बस MCQ आपको चेक करना है बना के, ठीक है। उसमें आपको इसी तरीके से MCQ दिखेंगे इजी और वहीं से आते हैं, ठीक है। आपको इनमें से कई ऐसे MCQ होंगे जो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद हम पहले तो इसका एडवांस का जो MCQ होगा वो क्लियर करेंगे, फिर हम सबका सेक्शन B सेक्शन C वो भी लाएंगे। तो जब तक आपका पेपर है कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।